स्वागतम, अभिनंदन, जय श्री राम। मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम जो चाहो सो पाओ। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपके सवालों के जवाब देते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं, आपको ग्रह चाल के कमाल के बारे में बताते हैं। लास्ट एपिसोड को देखने के बाद एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, उन्होंने एक समस्या हमारे साथ साझा की। उनका सवाल आचार्य जी से ये था कि मेरी माता जी की तबीयत निरंतर खराब रहती है। माता जी की तबीयत और ग्रह का आपस में क्या कनेक्शन है? कौन सा ऐसा ग्रह है जो मेरी माता जी को लगातार तंग कर रहा है? माता जी की तबीयत खराब होने के पीछे किस ग्रह का हाथ है? कौन सा ग्रह जिम्मेवार है? कई तरह के सवाल थे। इन सभी सवालों के साथ आज हम आचार्य भागीरथ जी के साथ जुड़ेंगे और इन सभी सवालों का जवाब देंगे। तो आइए करते हैं आचार्य भागीरथ जी का हमारे स्टूडियो में स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। सर, क्या हाल है? बहुत अच्छे हैं, प्रभु की कृपा है पूरी। मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, पिछले एपिसोड में एक कॉलर ने हमें कॉल किया एपिसोड देखने के बाद। उनका सवाल था कि उनकी माताजी की तबीयत हमेशा खराब रहती है। माताजी की तबीयत के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेवार हो सकता है? शिवांगी जी, एक्चुअली में होता क्या है कि माता का अगर हम ग्रह की बात करें तो जो चंद्र ग्रह हैं वो माता के कारक होते हैं। अब कुंडली में चंद्र की स्थिति क्या है, चंद्र पर कौन से ग्रह की शुभ दृष्टियाँ, कौन से ग्रहों की अशुभ दृष्टियाँ हैं, उससे हम निकालते हैं कि माता की तबीयत कब खराब होगी। यानी कि अगर उस चंद्र ग्रह पर राहु की दृष्टि है और राहु की जब दशा आएगी या राहु की अंतर दशा आएगी, तब जाकर उनके चंद्र पर जो है राहु का बुरा प्रभाव शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जो भी कॉलर का यहाँ पर कॉल आया था, तो वो अगर अपनी कुंडली के विश्लेषण करवाकर उस उपाय को करेंगे तब तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप एक बेसिक अगर जानना चाहते हैं तो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्र दूषित हो रहा है, तो चंद्र ग्रह के दूषित होने पर माता का जो स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं अशुभ फल देने के कारण उनका स्वास्थ्य मध्यम हो जाता है। जी। अच्छा, जब हम बात ही कर रहे हैं तो हम लोगों का सभी का भला कर देते हैं। आप सभी को गाइड कीजिए कि चंद्र ग्रह और कौन-कौन सी तकलीफें दे सकता है? देखिए, चंद्र ग्रह ऐसा नहीं है कि चंद्र ग्रह तकलीफें ही देते हैं। चंद्र ग्रह अगर आपकी कुंडली में शुभ हो तो बहुत कुछ आपके जीवन में अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें कुंडली में या हम ग्रहों की बात करें तो 9 ग्रह होते हैं और जितने भी ग्रह हैं सभी की 2-2 राशियाँ होती हैं। जी। लेकिन एक सूर्य और चंद्र ही ऐसे ग्रह हैं कि जिनकी सिंगल राशि होती है। तो इसलिए इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा जीवन पर बढ़ जाता है। अब क्योंकि चंद्र की एक ही राशि होती है और चंद्र क्योंकि मन का कारक भी है, तो चंद्र की महत्वता इसलिए और भी बढ़ जाती है क्योंकि जो मन है इसी से आपका जीवन चलता है। कहते हैं ना, जैसा मन वैसा जीवन। अब क्योंकि चंद्र जो है उनकी जो गति है बहुत ही तीव्र है, यानी कि सभी ग्रहों में अगर हम बात करें तो चंद्र सबसे ज्यादा तीव्र गति से चलते हैं। आप देखिए कि चंद्र हर रोज अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जबकि सूर्य 1 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, शनि जो है वो 2 साल 2 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, बृहस्पति 1 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। तो चंद्र की जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा है, तभी हम कहते हैं कि मन की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। अगर अभी हम देखें कि आप यहाँ बैठे हुए हैं जी, आप अगर सोचना चाहते हैं कि मैं पहले कभी कनाडा गया था तो वहाँ आपने कैसा फील किया था, तो आप देखिए आपकी बात करते करते आपका जो मन है वो कनाडा पहुँच गया, सात समुंदर पार। तो मन की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा तीव्र मानी गई है और चंद्र की स्पीड भी इसीलिए बहुत सबसे ज़्यादा है। हर 24 घंटे में राशि परिवर्तन करते हैं और इनका जीवन पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि मन, मैंने कहा ना, सारी जो ज़िंदगी चलती है आपकी, जो आपकी दुनिया चलती है मन से चलती है। अगर आपका मन खुश है तो आप जीवन में बहुत कुछ कर पाते हैं जी। अगर आपका मन खुश नहीं है तो जीवन में वो आप कुछ नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। तो चंद्र का कुंडली में ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्र का जो अधिपत्य है वो आपके शरीर में अगर हम बात करें तो आपके मन के कारक हैं, आपका जो हार्ट है उसके कारक हैं। और चंद्र की, आपको जो चंद्र की विशेषता है ना वो यहाँ से पता लग जाएगी कि चंद्र जो है वो जल का कारक है और पृथ्वी पे अगर हम बात करें तो 72% वाटर है। तो आप देखिए कि आपकी बॉडी में भी 72% वाटर है। तो बिना चंद्र के जीवन चलना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। बिना चंद्र ग्रह की सपोर्ट के आपका जीवन नहीं चल सकता। तो चंद्र ग्रह को कुंडली में ठीक रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर अशुभ फल देने वाले होंगे, किस किस तरह की तकलीफ होगी? अगर चंद्र आपके अशुभ होते हैं, सबसे पहले कि आपका मन बहुत ज्यादा खराब रहेगा, आपका मन विचलित रहेगा, आपका जो दिमाग है एक द्वंद्व से भरा रहेगा, आपके जो विचार हैं वो आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि आप करना क्या चाहते हैं जीवन में। आप बहुत ज्यादा डगमाएंगे लाइफ में। चंद्र जो है वो धन का कारक है, आपके पास धन की अधिकता नहीं होगी। चंद्र आपकी, जिस तरह से मैंने बताया, माता का कारक है, आपकी माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है।
चंद्र यहाँ तक कि हम बात करें तो जो चंद्र है ना उनका जो अधिपत्य है वो शरीर में बहुत सारी जगहों पर है, ये हार्ट का भी कारक है। जब सूर्य चंद्र खराब होते हैं तो ऐसे ही लोगों को, या उनका साथ में मंगल भी दूषित हो रहा हो, तो ऐसे लोगों को हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आते हैं। चंद्र आपको हार्ट अटैक भी दे सकते हैं। तो चंद्र का मैंने बताया, चंद्र आपको कुंडली में शुभ करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि चंद्र जो है उनका सबसे जरूरी है, मैंने बताया कि उनका जो अधिपत्य है वो मन के ऊपर है, और बिना मन के आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। अगर इतना खतरनाक है तो आपको इसके बारे में जानकार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुंडली की जाँच पूर्णतः अभी तुरंत ही करवाएँ। जैसे कि कॉलर की कॉल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो आपको तुरंत ही अपनी कुंडली की जाँच करवाना चाहिए। कुंडली की जाँच करवाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छे ज्योतिष की। और आप अगर आचार्य भागीरथ जी से मिलना चाहते हैं तो डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अच्छा, अगर चंद्र शुभ फल देने वाला हो तो किस-किस तरह के लाभ हो सकते हैं? देखिए, चंद्र अगर शुभ फल देने वाले हों कुंडली में, चंद्र आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा शुभ है, तो सबसे पहले तो आपकी मानसिकता बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। जी। आपके मन का भटकाव नहीं होगा। और चंद्र जब शुभ होते हैं तो ये धन का, मैंने बताया धन के कारक है, तो ऐसे व्यक्ति के पास में धन बहुत अत्यधिक होता है। वो किस लिए होता है, आपको एक कड़ी जोड़कर बताते हैं। जब किसी का चंद्र अशुभ होगा तो सबसे पहले उसकी निशानी होगी कि वो धन को बर्बाद बहुत करता होगा, उसको पैसा सेव करना नहीं आता होगा। और ऐसे व्यक्ति अपने पिता का धन कहीं ऐसी जगह लगवा देते हैं कि जहाँ वो पैसा फंस जाता है, या वहाँ से रिटर्न नहीं आते, या लॉसेज हो जाते हैं, डूब जाता है। यानी कि ये जो जब चंद्र खराब होता है तो माता को तो बीमार करता ही करता है, लेकिन माता के साथ साथ अपने पिता का जो धन है उस धन को बर्बाद करवा देता है। और जिनके चंद्र शुभ होंगे कुंडली में, वो अपने पिता का अब जो उनके पिता का धन होता है, चाहे वो उनको विरासत में मिला हो, चाहे पिता के साथ वो काम करते हैं, जी। उस धन की वृद्धि करवा देता है, धन को बढ़वा देता है। तो चंद्र का महत्व बहुत ज्यादा है। सशक्त मन ही जीवन में कुछ कर सकता है। जिसका चंद्र अच्छा होता है उसका मन बहुत ही सशक्त होता है। अ, कुंडली में 12 घर होते हैं। अगर 12 घर के अकॉर्डिंग हम देखें, चंद्र किस घर में अपनी किस स्थिति में होगा, लोगों के लिए अच्छा होगा, बुरा होगा, इसके बारे में ज़रूर अगर हमारे दर्शकों को आप जानकार करवा दें तो। हाँ जी, बिल्कुल, कुंडली में 12 घर होते हैं, लेकिन 12 घर में अगर हम बात करें कि अभी हम आपको चलो ये भी बता देते हैं कि चंद्र कौन से घर में बैठा होता है, क्या प्रभाव देता है। जी। लेकिन यहाँ चंद्र के किसी घर में बैठने पर जो प्रभाव होता है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि चंद्र की स्थिति कुंडली में कैसी है। जी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए चंद्र आपके लगन में बैठे हुए हैं। अब लगन के चंद्र जो होते हैं बहुत ही शुभ फल देते हैं। ऐसा इंसान जो है वो बहुत ही अच्छा दिमाग लेकर पैदा होता है। जी। लेकिन यहाँ देखने की बात यह है, अगर तो चंद्र अपनी वृष राशि उच्च के हैं तो बहुत ही ज्यादा सफल हो जाएगा। अगर यही चंद्र वृश्चिक राशि में नीच कर होकर बैठ गए तो उतनी ही ज्यादा आपको तकलीफ भी दे देंगे। या फिर चंद्र अगर आपके लग्नेश हैं, कर्क राशि में स्वयं की राशि में बैठे हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा फल देंगे, या किसी दूसरी मित्र राशि में बैठे हैं तो भी अच्छा फल देते हैं। ये अशुभ फल कब देंगे, या तो ये अपने किसी शत्रु राशि में बैठ जाए, या वृश्चिक राशि में नीच के होकर बैठ जाए, तो उतना ही फल खराब हो जाएगा। तो अभी हम आपको बताएंगे कि कुंडली के किस घर में चंद्र का प्रभाव क्या होता है, लेकिन ये बात आप हमेशा याद रखिए कि अगर उस घर में चंद्र आपके मित्र राशि में बैठे हैं, या शत्रु राशि में बैठे हैं, या अपनी उच्च की राशि में, या नीच की राशि में है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि चंद्र की स्थिति क्या है। हाँ, लेकिन चंद्र जिस घर में बैठे होंगे उसके अकॉर्डिंग भी वो फल देंगे। तो लगन में बैठे चंद्र बहुत अच्छे होते हैं। लगन हम कहते हैं कुंडली में जो आपका पहला घर होता है उसको हम लगन बोलते हैं। अगर कुंडली के लगन में चंद्र बैठे हैं तो बहुत ही अच्छा फल देंगे। कुंडली के दूसरे भाव में जब चंद्र बैठते हैं, अब दूसरा भाव क्या है, धन का कारक है। और मैंने बताया कि जो चंद्र है वो वृष राशि में उच्च के होते हैं। जी। अब जो दूसरा घर है कुंडली का, वो भी हम बात करें तो वहां पर भी अगर हम कुंडली जो कारक तत्व की बात करें कुंडली के हिसाब से, तो दूसरा घर भी वृष लगन का प्रभाव देता है। जी। तो दूसरे घर में चंद्र बहुत ही शुभ फल देते हैं, बशर्ते मैंने आपको बताया कि वो अपनी वृश्चिक राशि नीच के ना बैठे हो दूसरे घर में, जी। तो बहुत ही शुभ प्रभाव रहेगा। चंद्र जब तीसरे घर में बैठते हैं तो उतना अच्छा फल नहीं दे पाते, और कहीं ना कहीं ये आपकी जिंदगी में पितृ ऋण का भी कारक बन जाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जब आपकी बहन की शादी हो और शादी में कोई अशुभ घटनाएं घट जाए, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। अब चंद्र जो है वो चतुर्थ भाव में बैठे हों, तो चतुर्थ भाव जैसा कि मैंने बोला कर्क राशि खुद के वो स्वामी है, तो कर्क राशि में जब चंद्र बैठते हैं बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं। अब चतुर्थ भाव में जब बैठेंगे तो क्योंकि स्वयं का घर है इनका, तो बहुत ही अच्छा सुख देते हैं। घर बार का, माता का बहुत सुख देते हैं। आपके जो वाहन होते हैं बड़े बड़े, वहाँ उसका बहुत सुख देते हैं। यही चंद्र अगर कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए तो भी बहुत अच्छा फल देते हैं। अगर वो शुभ है तो बहुत अच्छी संतान देंगे आपको। हाँ, यहाँ ये जरूर है कि स्त्री संतान जो होती है वो उसकी संतति ज्यादा दे देते हैं। और या हम ये कह सकते हैं कि पहले
आपके घर में जो है वो कन्या जन्म होगा, उसके बाद में आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग अगर आपकी भाग्य में जो है वो नर संतान है तो वो होगी। इसी तरह से जब वो कुंडली के छठे भाव में चंद्र बैठ जाए तो वहां पर भी थोड़ा सा अशुभ प्रभाव दे देते हैं। जी। ये भी ऋण का कारक ही बनता है, जैसे कि मैंने बताया कुंडली के थर्ड हाउस में जब चंद्र बैठते हैं तो कुंडली में ऋण पैदा करते हैं। जी। इसी तरह से कुंडली के सप्तम भाव में जब चंद्र बैठे तब भी बहुत सुफल होता है। जी। अगर आप जो हमारे स्टील किंग है लक्ष्मी मित्तल जी, अगर आप देखें तो लक्ष्मी मित्तल की कुंडली में जो है चंद्र सप्तम भाव में है, बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है धन का। यहाँ ये जितने भी हम प्रभाव बता रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि चंद्र की स्थिति शुभ होना बहुत जरूरी है कि वो अपनी मित्र राशि में है या शत्रु राशि में। अगर शत्रु राशि में होंगे तो वो उतना सुफल नहीं दे पाएंगे जो हमने बताया, या अपनी नीच राशि में होंगे तब भी उतना सुफल नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ पर अगर इनके ऊपर अपने मित्र ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए, अब मान लीजिए कि बृहस्पति की जो है दृष्टि चंद्र पर पड़ जाए तो इनका स्वभाव जो शुभ प्रभाव होता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जी। इसी तरह से मैंने अभी आपको बताया कि सप्तम घर में जब चंद्र बैठे होते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं, पत्नी बड़ी खूबसूरत मिलती है, इंसान व्यापार में भी बहुत तरक्की करता है अगर उनके बुद्धि भी साथ में अच्छे हो। अब यही चंद्र अगर कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाएंगे तो वहाँ जो है अशुभ फल प्रदान करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अष्टम भाव कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि को दर्शाता है, तो वहाँ ये नीच का प्रभाव देते हैं। अगर ये अष्टम भाव में शुभ होकर बैठ जाए तो ये धन भी जीवन में बहुत देते हैं। जी। यानी कि आप यहाँ समझ रहे होंगे कि चंद्र का किसी घर में बैठना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि शुभ राशि में बैठना। जी। यानी कि घर अगर बुरा भी हो और अगर वहाँ ये शुभ अपने मित्र के साथ में शुभ राशि में बैठ जाए तो उतना ही अच्छा फल भी कर देते हैं। लेकिन ये अगर अपने शुभ घर में ना बैठे हो और अशुभ भी हो जाए तो ऐसे इंसान की जो मानसिक स्थिति होती है बहुत ही दयनीय होती है, उसका जो मानसिक स्तर होता है बहुत ज़्यादा कमजोर होता है। ऐसे लोग जरा जरा सी बात पर दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बात उनको दुखी कर देती है, वो जीवन में बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि कुछ भी लाइफ में बड़ा नहीं कर पाते। तो चंद्र को आप समझ रहे होंगे कि चंद्र के बिना जीवन चलना कितना मुश्किल होता है। तभी आपने देखा होगा कि जब हम किसी से विवाह के लिए कुंडली मिलान करते हैं जी। तो चंद्र कुंडली पहले देखी जाती है, क्योंकि चंद्र का महत्व होता है कि पति पत्नी के दोनों के विचार किस तरह के रहेंगे। गुण मिलान करते समय इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब यही चंद्र कुंडली के नवम भाव में चले जाएं बहुत ही सुफल देते हैं, क्योंकि कुंडली के कारक के हिसाब से नवम भाव जो है वो बृहस्पति का है। तो अब वहाँ पर नवम भाव में जब चंद्र होते हैं तो बहुत देखा गया है कि ऐसे लोग सफ़ेद वस्तु का कारोबार करते हैं, चंद्र का व्यापार करते हैं, खाने का काम करते हैं, रेस्टोरेंट का काम करते हैं, दूध डेयरी का काम करते हैं, सफ़ेद चावल का काम करते हैं, शक्कर का काम करते हैं, बहुत ही अच्छे फल होते हैं। और यही चंद्र जब वो दसम भाव में बैठ जाए तो भी कहीं ना कहीं होते तो ये अपने शत्रु के घर में है लेकिन तब भी अच्छा फल दे देते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे डॉक्टर बनते नजर आए हैं। दसम घर में जब चंद्र होते हैं तो बहुत अच्छा डॉक्टर बनाते हैं, सर्जन बनाते हैं। जी। और यही चंद्र अगर 11वें घर में बैठ जाए तो वहाँ पर ये इनका क्या होता है, ना तो बहुत अच्छा प्रभाव होता है और ना बहुत बुरा प्रभाव होता है। वहाँ पर मिला जुला प्रभाव देते हैं, लेकिन फिर भी 11वें घर में चंद्र बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी धन की आवक में बढ़ोतरी कर देंगे। हाँ, होगा क्या कि किसी पड़ोसी से आज एक जो आपके लेफ्ट राइट पड़ोसी होते हैं उनमें से किसी एक पड़ोसी से बिगड़ सकती है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप चांदी के गिलास में पानी पिए तो आपकी पड़ोसी से भी बनी रहेगी। और यही चंद्र अगर कुंडली के 12वें घर में हो तो भी कहीं ना कहीं उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते, क्योंकि व्यय भाव का खर्चा है। तो ऐसा इंसान हमेशा, क्योंकि मैंने कहा ना चंद्र मन का कारक है, तो ऐसा इंसान हमेशा खर्चे के बारे में सोचेगा। जी। उसका दिल करेगा जब भी कहीं पैसे आएंगे तो पैसे उसकी पॉकेट में आएंगे, बाद में पहले से ही खर्चा करने के लिए तैयार बैठा हुआ कि मैंने इससे ये शॉपिंग करनी, इसको वहाँ जो है खर्च करना है। तो इस तरह से अगर हम बात करें कुंडली के 12 ग्रहों में चंद्र का प्रभाव रहता है, लेकिन इस पर ये जरूर विचार करना चाहिए कि वो किस राशि में बैठे, शुभ अशुभ या मित्र राशि में, और उन पर कौन से ग्रह की दृष्टि है। जब आप इस तरह से कुंडली का विश्लेषण करेंगे तब आप सही निर्णय पर पहुंच पाएंगे। जी। अच्छा, चंद्र चंद्र ग्रह ग्रह जो है जितना शुभकारी है उतना ही हानिकारक भी है, लेकिन यूनिवर्सल कोई ऐसा उपाय है कि हम अपने चंद्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग बना सके, खुश रख सके उन्हें? देखिए केवल चंद्र ग्रह के लिए उपाय नहीं होते, जितने भी ग्रह सभी के लिए कोई ना कोई उपाय बना हुआ है, और वो उपाय हमारे जीवन में आसपास ही है। चाहे वो दान के रूप में हो, चाहे वो अपनी आदतों के रूप में हो, चाहे सेवा भाव के रूप में हो। ग्रह कहीं भी नहीं होते, ग्रह आपके खुद के घर में होते हैं। अगर आप देखेंगे घर में कैसे होते हैं, अब जो चंद्र ग्रह है वो कहीं यूनिवर्सल में तो है ही, जो चांद आपको रात को दिखता है, मून, वो मून प्लैनेट तो है ही, लेकिन साथ में जो चंद्र ग्रह वो आपके घर में भी है माँ के रूप में। तो चंद्र ग्रह को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है
कि आप अपनी माता की जितनी ज़्यादा हो सके सेवा करें। जी। लेकिन देखिए यहाँ हमने बोल तो दिया सेवा करें, लेकिन अगर ये इतना आसान होता फिर बात ही कहती ज्योतिषियों के पास कौन जाता। अब जिसका चंद्र खराब होगा ना, वो अपनी माँ की सेवा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी जो मानसिकता है ना, वो ईश्वर ने ऐसी बनाई हुई है कि वो माता की सेवा करेगा ही नहीं। जी। क्योंकि उसको इतना ज्ञान ही नहीं है कि जिस जननी ने मुझे जन्म दिया मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उसका जो पिछले जन्मों के आधार पर जब आप पैदा हुए, जो आपकी कुंडली बन गई, तो आप वैसा ही व्यवहार करेंगे। हाँ, कई बार एक बार ये देखने में आया हजारों में से कोई दो चार में कि उनको संस्कार ऐसे दिए गए थे, तो कई बार संस्कार के चलते अगर आपने उनको अच्छे संस्कार दिए गए बच्चे को, तो शायद कुंडली उतना इफेक्ट नहीं कर पाती। जैसे कि ग्रंथों में लिखा हुआ है, ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है कि ग्रह प्रभाव सभी पर काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में देखा गया कि जो योगी होते हैं, जो सही मायने में योग करते हैं, जैसे भगवान भोले शंकर है, तो वो ग्रहों से वंचित हैं। भगवान भोले शंकर के ऊपर कोई ग्रह काम नहीं करता। तो इसी तरह से अगर जीवन में कोई अच्छा योगी है जो सही मायने में योग कर रहा है, उस पर ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा नहीं होता। इसीलिए जब संस्कार ऐसे मिलते हैं, तब हो सकता है कि उनकी कुंडली के जो प्रभाव है थोड़े से बदले जा सके। लेकिन जिनके चंद्र खराब होंगे तो बहुत कम चांसेस है कि वो अपनी माता की सेवा करते होंगे। अब ज्योतिष की यूटिलिटी क्या है, ज्योतिष के पास जाने के लिए क्यों बोला जाता है? अब मान लीजिए आपका चंद्र खराब, आप अपनी माता की सेवा नहीं करते, कोई आपको समझा भी रहा है, आपका दोस्त या पड़ोसी, कि भाई आपको अपनी माता की सेवा करनी चाहिए, वो उसके बाद भी नहीं करते। जी। तो ज्योतिष की यूटिलिटी ये है कि जब आप ज्योतिष के पास जाएंगे, वो आपको बताएंगे कि आप जब ये रेमेडी करेंगे तो आपका चंद्र ठीक हो जाएगा। अब जब आप रेमेडी करेंगे, आपका चंद्र ठीक होगा, तो धीरे धीरे आप देखेंगे, चाहे लोगों की बात जो पहले आप अनसुनी करते थे, अब वो सुनकर उन पर अप्लाई करना शुरू कर दें। यानी कि या फिर आप किसी को अपनी माता की सेवा करते हुए देखें और आपको अपील हो जाए कि मुझे भी करनी चाहिए, तो कुछ ना कुछ प्रभाव ग्रह का ऐसा होगा कि जिन माता की सेवा आप नहीं करते थे, उपाय करने के बाद आप अपनी माता का कहना मानना शुरू कर देंगे, आप अपनी माता की सेवा करना शुरू कर देंगे। तो ये जो हम बात करें एस्ट्रोलॉजी जो साइंस है, इसमें यही पावर है कि जो प्लैनेट आपके अच्छे होते हैं उनकी पावर को बढ़ा दिया जाए, और जो प्लैनेट खराब हैं उनके दान करके, क्षमा याचना करके उनसे माफी मांगी जाए और जीवन में आगे बढ़ा जाए। जब आप अपनी माता की सेवा करना शुरू कर देंगे उपाय करने के बाद, तो जो चंद्र थोड़े बहुत आपके खराब बचे थे वो और पूरी तरह से ठीक होने शुरू हो जाएंगे। जी। अच्छा, भोलेनाथ की आपने बात की है, तो भोलेनाथ की कैसी कृपा हो सकती है चंद्र ग्रह के जो प्रभाव को रोकने में? ये देखिए, आप अभी बहुत ही अच्छा मौका आने वाला है, और शिवांगी जी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि भोलेनाथ की बात की तो चंद्र को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो चंद्र ग्रह हैं, वैसे तो हर ग्रह के कोई ना कोई कारक देवता है, तो जो चंद्र ग्रह हैं उनके कारक जो देवता है वो भगवान शिव ही हैं। जी। क्योंकि आप देखिए कि चंद्रमा को धारण भी भगवान शिव ने अपने सर पे किया हुआ है, और चंद्र जो है मन का कारक है, और भगवान शिव ही एक ऐसे हैं इस ब्रह्मांड में कि जिनका अपने मन पर पूरी तरह से कंट्रोल है। वो क्यों है, मैंने बताया ना कि वो योग में रहते हैं। तो जो इंसान योग में रहता है उसको अपने चंद्र पर बहुत ज्यादा, हम कह सकते हैं, विजय प्राप्त हो जाती है अपने मन के ऊपर। तो भगवान भोले शंकर जो है वो चंद्र का कारक है। तो चंद्र को ठीक करने का बहुत ही बढ़िया उपाय तो ये है, और अभी तो मौका भी है। अभी मौका भी ऐसे है क्योंकि 4 जुलाई को आप देखें तो सावन शुरू हो रहे हैं, और इस बार की जो सावन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 19 साल के बाद ऐसा योग बन रहा है। आपने देखा होगा हमेशा जो सावन होते हैं 1 मास के होते हैं, उसमें आपको 4 सोमवार व्रत रखने के लिए मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सोमवार मिल जाते हैं। बट इस बार के जो सावन है वो 2 माह के हैं, जिसमें आपको 8 सोमवार मिलेंगे। और भगवान भोले शंकर तो इतने भोले हैं कि आप उनकी जरा सी आराधना करें, जरा सी पूजा करें, बहुत ही खुश हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि ग्रंथों में लिखा हुआ भी है कि भगवान जो ब्रह्मा जी हैं संसार के चालक, वो उतना ही देते हैं आपके भाग्य में जितना भगवान विष्णु ने लिखा होता है। जी। और भगवान विष्णु उतना ही दे पाते हैं जितना उन्होंने खुद लिखा होता है। लेकिन एक भोले भंडारी ऐसे हैं कि अगर आप उनकी तपस्या करें तो वो आपको ऐसा वरदान भी दे सकते हैं जो आपके भाग्य से ज्यादा भी होगा। जी, बिल्कुल। तो अभी जब आपके 8 सोमवार आएंगे तो बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है, आप पंचामृत बनाएं। पंचामृत बनता है, आप देखेंगे, दही से, घी से, शहद से और शक्कर और तुलसी दल डालकर। तो ये आप पंचामृत तैयार करें गंगा जल डालकर, और साथ ही में उस पंचामृत को आप हर सोमवार को शिवलिंग पर अर्पित करें। जी। आप देखेंगे 8 सोमवार करके देखें, और कोई भी मनोवांछित फल आप एक अपना मन में कामना रख लें, वो आपका मनोवांछित फल जरूर प्राप्त होगा।
जो आप जीवन में चाहते थे, भगवान भोले शंकर डेफिनेटली आपको वरदान दे। आज चंद्र ग्रह को लेकर आचार्य जी ने आप सभी को जानकारी दी है और चंद्र ग्रह से जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में आपने जान लिया। यूनिवर्सल उपाय ये था कि भोलेनाथ को आप प्रसन्न कीजिए, क्योंकि सावन का पावन महीना आने वाला है। भोलेनाथ जी अगर प्रसन्न हो गए तो चंद्र ग्रह से जुड़ी तमाम बीमारियों से आप सभी को छुट्टी मिल जाएगी। एक और गुड न्यूज़ आप सभी के साथ मैं साझा करने लगी हूँ कि बहुत जल्द ही हम आपके लिए लाइव कार्यक्रम लेकर आएंगे सेम टाइम पे। जैसे कि लास्ट कॉलर की कॉल पर ये एपिसोड चंद्र ग्रह से जुड़ा हुआ जो सवाल था वो हमने आपके साथ साझा किया कि आपके भी ऐसे कोई सवाल हैं, आपकी भी इससे जुड़ी कोई समस्या है और आप हमसे राब्ता कायम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर सबसे आसान उपाय होगा लाइव सेशन आपके लिए, क्योंकि लाइव सेशन में नीचे आपकी टीवी स्क्रीन पर तमाम डिटेल दी जाएगी जैसे अभी दी जा रही है। आप संपर्क करेंगे, लाइव सेशन में ही हमसे बात करेंगे और आपकी जो भी समस्या होगी हम उसका समाधान मौके पे ही देंगे। इसके साथ ही अगर आप पर्सनली आचार्य भाग्यराज जी से मिलना चाहते हैं तो मिलने का बहुत ही आसान तरीका है। टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर फौरन कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, कुंडली की पूर्णता जांच करवाइए, अपनी कुंडली की जांच करवाइए, सगे संबंधियों की कुंडली की जांच करवाइए और सारी समस्याओं के बारे में डिस्कस कीजिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए और सभी समस्याओं से छुटकारा पाइए। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। धन्यवाद।